जियो फ्रॉम एक्सपैंड ट्रेडिंग एंड बिजनेस सॉल्यूशंस। तो आज मैं बताऊंगा कि आपको अपना बिजनेस प्लान करना क्यों ज़रूरी है। लोग बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, उसको डिज़ाइन नहीं करते हैं, लिखते नहीं हैं, प्लान नहीं करते हैं, उनको पता नहीं होता मुझे करना क्या है बिजनेस में, तो जिसकी वजह से उनके बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। मैंने बहुत लोग देखे हैं ऐसे जो अपने बिजनेस में पैसा तो लगा देते हैं बट दे डोंट नो कि बिजनेस स्टार्ट करने के बाद उसको बढ़ाना कैसे है। लोग इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं अपने बिजनेस प्लान्स लेके। तो इन्वेस्टर अमीर क्यों बना? इन्वेस्टर अमीर बना बिकॉज उसका दिमाग उसी हिसाब से चलता है। ही नोज हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, हाउ टू रन अ बिजनेस, हाउ टू एक्सपैंड अ बिजनेस। तो अगर इन्वेस्टर्स को वो की क्वालिटीज जो उसके अंदर खुद है वो आपके अंदर, आपके बिजनेस के अंदर नहीं दिखेंगी, तो ही नेवर इन्वेस्ट इन योर बिजनेस। तो अगर आप अपने बिजनेस प्लान को, ये मैं आपको आज 10 पॉइंट्स बताऊंगा, अगर आप ये 10 पॉइंट्स को लिख लोगे, इन पे एक्ट करोगे, इनको अपने पास रिटर्न में रखोगे, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा। आपका बिजनेस कभी लॉस में जा ही नहीं सकता अगर आप रिटर्न में इन पॉइंट्स के ऊपर वर्क करते हो। So value proposition. What is value proposition? Value proposition is your product or your service. कि आप क्या प्रोडक्ट, क्या सर्विस ऑफर कर रहे हो लोगों को, उस प्रोडक्ट और सर्विस का फायदा क्या है, वो प्रोडक्ट और सर्विस कैसे काम आ सकता है। कस्टमर आपका प्रोडक्ट, व्हाई अ कस्टमर वुड चूज योर प्रोडक्ट और सर्विस। कस्टमर आपका प्रोडक्ट या सर्विस क्यों चूज करे? कोई रीजन होना चाहिए। मेरे को अगर वो प्रोडक्ट आपका चाहिए तो मैं क्यों लूंगा, मेरे कोई काम का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमें पीछे फोटो में देख पा रही है, जेंटलमैन ने घड़ी पाई हुई है। तो वो घड़ी किसी ब्रांड ने बनाई, वो उनका प्रोडक्ट है। अब घड़ी क्यों चाहिए होती है? टाइम देखने के लिए। कस्टमर को अट्रैक्टिव घड़ी चाहिए होती है, उनके हाथ पे अच्छी लगे। तो वैल्यू प्रोपोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट इज यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन क्रिएट करी जाए। अब इसका एग्जांपल है ऊबर। तो ऊबर में क्या, वन प्लेस टू अनदर, पीपल वर फेसिंग अ ग्रेट ग्रेट डिफिकल्टी। तो ऊबर ने क्या सोचा कि हम एक ऐप बनाते हैं जिससे फोन पर ही टैक्सी बुक हो जाए। सो दैट इज अ यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। उन्होंने एक ऐसी सर्विस ऑफर करी जो पहले मार्केट में अवेलेबल ही नहीं थी। तो कस्टमर्स को और ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए हमेशा यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन क्रिएट करने के बारे में सोचें। सेकेंड पॉइंट इज कस्टमर सेगमेंट। तो आपको कौन से कस्टमर सेगमेंट को टारगेट करना है? कस्टमर सेगमेंट 4 तरीके का होता है। तो पहले मैं बता देता हूँ कस्टमर सेगमेंट होता क्या है। इट इज प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ कस्टमर बेस इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपके पास एक कस्टमर बेस है या आप अपने कस्टमर बनाना चाहते हैं, उनको आप अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। लिख लो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं कि आपको अपने कस्टमर्स को टारगेट किस तरह करना है। तो फर्स्ट इज डेमोग्राफिक। फॉर एग्जाम्पल, आप कस्टमर को अलग अलग तरीके से टारगेट कर सकते हो। एज पे, जेंडर में उनकी एज क्या है, मेल है, फीमेल है, वो ऑक्यूपेशन, वो काम क्या करते हैं, उनकी इनकम क्या है, वो कहाँ, उनकी एजुकेशन कहाँ तक की है। आप अलग अलग तरीके की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेच सकते हो अलग अलग डेमोग्राफिक्स के अंदर। सेकेंड इज साइकोग्राफिक। तो इसमें आता है लोगों का इंटरेस्ट, उनके एटीट्यूड, उनका वैल्यू, उनका लाइफस्टाइल। लोगों का इंटरेस्ट किस किस चीज में है, उनका एटीट्यूड किस तरह का है, क्या वो ये प्रोडक्ट लेना चाहेंगे या वो प्रोडक्ट को इग्नोर कर देंगे। उनका लाइफस्टाइल किस तरह का है, वो इस आपका जो प्रोडक्ट है वो उनके लाइफस्टाइल में किसी तरह से शामिल हो सकता है। थर्ड इज जियोग्राफिक। सो दिस डिपेंड्स, फॉर एग्जांपल, कौन सी कॉन्टिनेंट, कौन सी कंट्री, कौन सी सिटी, कौन सा रीजन टारगेट करना चाहते हैं आप। आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो एक स्पेसिफिक सिटी में बिकेगा जहां पर बहुत ठंड होती है। आपने फॉर एग्जांपल एक ब्लैंकेट बना लिया। अब वो कहाँ बिकेगा? वो वहां बिकेगा जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है। वो उस कंट्री में बिकेगा, उस सिटी में बिकेगा, उस स्टेट में बिकेगा, उस रीजन में बिकेगा जहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होती है। अब फॉर एग्जाम्पल, आप वो ब्लैंकेट साउथ में कहीं बेचने चले जाए, वो नहीं बिकेगा बिकॉज द टेम्परेचर देयर इज ऑलवेज स्टेबल, वहां ठंड होती ही नहीं है इतनी। तो आपको जियोग्राफिक कंडीशंस का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फोर्थ इज बिहेवियर। तो इसमें ये जो फोर्थ सेगमेंट है ये आप टारगेट कर भी सकते हो। यूजली ये थोड़ा सा हायर लेवल पे जाकर आता है कि आपके पास कस्टमर बेस क्रिएट हो चुका है, वहां से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होने वाला है। वो बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं
ये सोच के कि चल ही जाएगा। लाइक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए आपको कौन से चैनल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है अपना काम। Distribution channel is network of businesses or intermediaries through which a good or service passes until it reaches the final buyer or the end consumer. तो जब तक आपका सामान आपके पास है, फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरे सामने कीबोर्ड बना लिया है, मैं आपको बिल्कुल लाइव एग्जांपल्स देता हूँ, मैं ऐसे कुछ सोच के नहीं रखता हूँ। तो मैंने कीबोर्ड बना लिया है, तो अब कीबोर्ड मेरे पास तो बन गया, पर अब वो कीबोर्ड मुझे जब बेचना है, सो आई नॉट गो इन टू द मार्केट एंड आई कैच कस्टमर्स आउटसाइड पीपल्स शॉप। मैं लोगों की दुकान से कस्टमर नहीं पकड़ूंगा कि आप मेरा कीबोर्ड ले लो, आप मेरा कीबोर्ड ले लो, ऐसे कभी नहीं होता है। तो मुझे स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चाहिए जो मेरा कीबोर्ड बेच सकते हैं, जो मुझे लगता है कि यहाँ पे मेरा कीबोर्ड जाएगा, सो द कस्टमर कैन इंटरेक्ट विद द प्रोडक्ट। सो मैं बताता हूँ, मैं आपको 8 इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बताऊंगा। आप सारे के सारे भी यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो इसमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं। सो द फर्स्ट इज डायरेक्ट सेल्स। आपने प्रोडक्ट को बनाया और अपनी शॉप पे ही बेच दिया, ये सबसे डायरेक्ट सेलिंग का कंसेप्ट यूजली बेकरीज जैसी शॉप्स पे वैलिड रहता है कि आपने अपना प्रोडक्ट वहीं पर बनाया, आपने केक, पेस्ट्री या कोई भी मिठाई अपनी या बिस्किट्स वहीं पर बनाए एंड वो अपनी ही शॉप पर बेच दिया, या अपनी वेबसाइट पर बेच दिया, या थ्रू मर्चेंट मार्केट प्लेसेस लाइक जोमेटो और स्विगी, दैट डजंट मैटर। बट आपने प्रोडक्ट बनाया, आपने किसी और का यूज नहीं करा बीच में, और आपने वो प्रोडक्ट खुद ही बेच दिया। सेकेंड इज रिटेलर। तो ये सबसे पॉपुलर मानता हूं मैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। मैक्सिमम लोग जो अपना प्रोडक्ट बनाते हैं वो कोशिश करते हैं कि उनका प्रोडक्ट रिटेलर के पास ही जाए। रिटेलर के पास जाने का फायदा क्या होता है कि एक तो शॉप में आ गया प्रोडक्ट आपका, अब कस्टमर उस प्रोडक्ट को देख सकता है, चला यूज करके देख सकता है ऑन दी स्पॉट, वो देख उसका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा उस प्रोडक्ट के ऊपर। सेकंड, रिटेलर थोड़ा सा जोर लगा सकता है कस्टमर के ऊपर कि ले लो, कोई बात नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक कस्टमर हूँ, मैं अपने पास वाली दुकान पर जाता हूँ कोई भी ग्रोसरी का सामान लेने के लिए, तो वहां पर इफ आई सी ए न्यू पैकेट ऑफ बिस्किट, तो अगर मुझे वो भैया बोल देंगे कि आप ये ट्राई करके देखो, ये अच्छे हैं, तो मैं वो ले आऊंगा ऑब्वियसली, बिकॉज आई गो टू हिम अ लॉट, आई ट्रस्ट हिम, आई ट्रस्ट हिज प्रोडक्ट्स, तो मुझे पता है वो मुझे गंदा प्रोडक्ट तो नहीं देंगे। सो द थर्ड इज इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जिनके अपने वेयर हाउसेज होते हैं, ठीक है, वो वहाँ पे प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं, फिर आगे प्रोडक्ट को पास ऑन करते हैं रिटेलर्स के पास। कि फॉर एग्जांपल अब मैं फिर से कीबोर्ड का एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो हमारे पास HP का एक कीबोर्ड है, तो मैं HP कंपनी हूँ, मैं अब डायरेक्ट रिटेलर टू रिटेलर तो जा नहीं सकता, देयर मस्ट बी 1000 ऑफ रिटेल शॉप्स इन अ स्मॉल एरिया। लाइक आप देख सकते हो कि एक छोटे से शहर में ही, फॉर एग्जाम्पल 10 किलोमीटर का रेडियस का कोई शहर हो, वहाँ पे कितनी रिटेल शॉप्स होंगी? एक मार्केट के अंदर 20, 25, 30 रिटेल शॉप्स होती हैं। तो मेरे लिए एज अ कंपनी पॉसिबल नहीं है कि मैं अकेले अकेले रिटेलर के पास जाऊँ, तो उसके लिए क्रिएट होते हैं इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो वो क्या करते हैं, वो अपने वेयर हाउसेज, मैंने HP कंपनी से, मैं इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैंने HP कंपनी से 1000 पीसेस ले लिए हैं कीबोर्ड के। नाउ अब मेरे रिटेलर्स के साथ जो कनेक्शन है, मैं उसको यूज करके ये प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा पूरी मार्केट में, जिससे द फोर्थ पॉइंट इज रीसेलर्स। तो रीसेलर्स आर काइंड ऑफ सिमिलर टू डिस्ट्रीब्यूटर्स। रीसेलर्स को अगर मैं बोलूँ तो ड्रॉप शिपिंग भी कह सकते हैं, कि यू पिक्ड अप अ प्रोडक्ट फ्रॉम अ स्पेसिफिक प्लेस और उसको अपने ही ऑनलाइन स्टोर्स के थ्रू बेच दिया, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि यूजली फॉर एग्जांपल मुझे कुछ प्रोडक्ट पसंद आया किसी के पास एंड आई वांट टू बी हिज रीसेलर, तो मैं क्या करूँगा, उस प्रोडक्ट को अपनी ऑनलाइन वेबसाइट पे या कहीं भी अपने व्हाट्सएप चैनल पे, कहीं मैं व्हाट्सएप पे प्रोडक्ट्स बेचता हूँ, तो मैं वहाँ पे वो प्रोडक्ट को प्रमोट करूँगा। तो अब मुझे उस प्रोडक्ट का अगर ऑर्डर आएगा, सो इट इज़ नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उस प्रोडक्ट को लेके आऊँ, उस प्रोडक्ट को पैक करूँ, फिर उसको भेजूँ। जो भी इंसान वो प्रोडक्ट बना रहा है, मैन्युफैक्चरर है, सप्लायर है, यूजली दे हैव अ प्लेटफॉर्म ऑफ ड्रॉपशिप, जो कि रीसेलर प्रोग्राम भी बोला जाता है।
तो वो प्रोडक्ट आपका वही शिप करेंगे, वही डिलीवर करवा देंगे। यू विल अर्न प्रॉफिट्स ऑन द प्रोडक्ट सोल्ड, आपको कमीशन मिल जाएगा जो भी प्रोडक्ट आपने बेचा है उसके ऊपर। फिफ्थ पॉइंट, आप होलसेलर्स। होलसेलर्स एज अंडरस्टूड बाय द नेम आप जानते ही होंगे, होलसेलर्स हैं जो गुड्स को बल्क में बाय करते हैं और बाद में इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स को, रिटेलर्स को, रीसेलर्स को, हर जगह होलसेलर्स हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग, उनकी बहुत पकड़ होती है मार्केट में। वो उनके जो लिंक्स होते हैं वो यूजली प्रेशराइज कर सकते हैं बड़े बड़े रिटेलर्स को, बड़े बड़े सुपरमार्केट्स वालों को, कि वो उनका प्रोडक्ट उठाएं, वो उस प्रोडक्ट को बेचें, ताकि सबको फायदा हो। कंपनी तो फायदा कर ही रही है, किसी को कोई होलसेलर आया उसने बोला मुझे 10,000 पीस दे दो कीबोर्ड के, वो तो 10,000 पीस ले गया, कंपनी को फायदा हो गया। उधर से 10,000 पीस उसने वो रिटेल मार्केट में निकाल दिया, अब रिटेलर फायदा कर रहे हैं उससे। So this is one of the very important distribution channel solution. Now, sixth point is intensive distribution, selling product through a large number of different channels. तो अब ये प्रोडक्ट, अब ये चैनल जो होता है ये यूजुअली इनएक्सपेंसिव बट हायर सेलिंग प्रोडक्ट्स के लिए होता है। फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला। कोका कोला आप किसी भी गली के मोड़ पे चल जाओ, छोटी दुकान हो, बड़ी दुकान हो, मूवी थिएटर हो, रेस्टोरेंट हो, हर जगह कोका कोला आपको मिल ही जाएगी। सो दिस इज एन इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, कि आपने प्रोडक्ट को लार्ज नंबर ऑफ चैनल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है, बट प्रोडक्ट इनएक्सपेंसिव है, सिर्फ 40 रुपीज की आ जाती है कोका कोला की बॉटल, एंड वेल नोन प्रोडक्ट है आपका। आई एम रियली सॉरी। तो कोका कोला इज अ वेल नोन प्रोडक्ट, इनएक्सपेंसिव है, चैनल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, सो इट इज एन इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा 7th पॉइंट रहेगा एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर ओनली अवेलेबल फ्रॉम अ सिंगल थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो यूजुअली इट इज यूज्ड फॉर लग्जरी गुड्स। तो मैं इसका एग्जांपल लूंगा एप्पल। तो एप्पल क्या करता है, एप्पल हमेशा अपने थर्ड पार्टी, अपने डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स, अपने खुद के स्टोर्स पे ही अपना प्रोडक्ट बेचता है। वो कभी भी आपको प्रोडक्ट उनका किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे easily available नहीं हो पाएगा। They usually prefer their own stores. So the last is selective distribution. तो selective distribution provides a middle ground between intensive and exclusive distribution. अब जो प्रीमियम एक्सेसरीज के ब्रांड्स होते हैं वो सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको अच्छे अच्छे ब्रांड्स बता दूं, अगर LV, ज़ारा, रॉलेक्स, राडो, तो ये जो भी हाई वैल्यू ब्रांड्स हैं ये हमेशा खुद के स्टोर पे ही अपना प्रोडक्ट बेचेंगे, हाई एंड स्टोर्स बनाएंगे ये हाई एंड प्रोडक्ट्स के लिए, ताकि इनके पास हाई एंड कस्टमर्स ही आए। दे आर वेरी सिलेक्टिव इन देयर कस्टमर, उनको पता है उनको कौन से कस्टमर को टारगेट करना है, वो उसी हिसाब से अपनी मार्केटिंग टेक्निक्स जनरेट करते हैं। आपको कभी भी इनकी एड्स नहीं दिखेंगी, लाइक दे यूजुअली डोंट पुट देयर एड्स ऑन टीवी, कि उनको पता है उनका कस्टमर बैठ के टीवी तो देख नहीं रहा है, तो वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी तरह से सिलेक्ट करते हैं जिससे कस्टमर को ऐसा अट्रैक्ट कर पाए, एंड कस्टमर जो उनका प्रोडक्ट परचेज कर सके, उनका हाई वैल्यूड प्रोडक्ट को इजीली एक्सेस बाय कर सके वो। तो ये 8 पॉइंट्स थे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के, ये थोड़ा लंबे हो गए होंगे, आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इनको आराम से बैठ के आप देखिए आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन सा यूज करना चाहते हैं। आप इन 8 में से जो भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आप चूज करते हैं उस पर काम करिए। फॉर एग्जांपल आप होलसेलर चूज करते हैं, अपने होलसेलर्स अपने एरिया में ढूंढें, उनके नंबर्स ढूंढें, उनको कॉल करें, उनसे पूछें कि कैसे आप अपना प्रोडक्ट उनको सप्लाई कर सकते हैं, क्या प्राइसेस रहेंगे, या फिर कोई भी आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज करते हैं, जस्ट राइट इट डाउन और उस पर काम करो यार। अगर आप उस पर काम नहीं करोगे तो फायदा नहीं है कोई। 4th पॉइंट इज कस्टमर रिलेशनशिप। तो मेथड, स्ट्रैटेजीज एंड प्रोसेसेस अ कंपनी यूजेस टू बिल्ड एंड मेंटेन कस्टमर रिलेशनशिप। कस्टमर रिलेशनशिप तो इतनी इंपॉर्टेंट है कि देयर इज नो नीड ऑफ एक्सप्लेनिंग मी कि क्यों इंपॉर्टेंट है, सबको पता ही होगा। अगर आपकी कस्टमर के साथ आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है तो आप अपना प्रोडक्ट कभी मार्केट में बेच ही नहीं सकते हो। कस्टमर एक बार आपका प्रोडक्ट लेके जाएगा, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है अपने एक्सपीरियंस के साथ, प्रोडक्ट के साथ सेटिस्फाइड होना इज अ सेकेंडरी थिंग। प्राइमरी में अगर वो अपने एक्सपीरियंस के साथ ही सेटिस्फाइड नहीं है, वो कभी भी आपकी शॉप पे या आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे या आपके प्रोडक्ट
के लिंक पे भी कभी वापस नहीं आएगा। सो आई गिव यू सम टिप्स हेल्दी कस्टमर रिलेशनशिप के लिए। कंसिस्टेंट प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन, आपकी कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन होनी चाहिए, आपको मिस नहीं करना है अपना कस्टमर। सेकेंड पॉइंट इज बी विलिंग टू एक्सीड एक्सपेक्टेशंस। तो प्रोडक्ट्स आपके पास, फॉर एग्जांपल आज आपने बिजनेस शुरू करा है, आपके पास 10 प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास कस्टमर्स आते हैं, वो आपके 10 प्रोडक्ट्स में से चूज करते हैं, वो बाय करके ले जाते हैं। बट आपको अपने कस्टमर्स को हमेशा दिखाना है कि आप एक्सपेंशन करते रहोगे, आप उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खड़े उतरोगे। फॉर एग्जांपल आपका कोई कस्टमर है, वो आपसे 10 के 10 प्रोडक्ट्स खरीदता है, बट ही बाइज 5 मोर फ्रॉम समवन एल्स, और वो सेम कैटेगरी है जो आप सेल करते हो, वही कैटेगरी के वो बाहर से खरीद रहा है। तो आपको अपने कस्टमर का हमेशा ध्यान रखना है कि आप जो 5 प्रोडक्ट्स वो बाहर से ले रहा है वो अच्छे बिकते हैं और कस्टमर्स को भी पसंद है, आप उनको अपनी इन्वेंट्री में ऐड करो। तो आप एक्सपैंड करोगे, आपके कस्टमर्स एक्सपैंड करेंगे, आपके कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस एक्सपैंड करेंगे आपसे, वो आप। थर्ड इज वर्ल्ड क्लास कस्टमर सर्विस। तो आप सर्विस बेच रहे हो, कोई हाई एंड प्रोडक्ट बेच रहे हो, आपकी कस्टमर सर्विस शुड ऑलवेज बी एक्टिव। वो हम्बल होने चाहिए, काइंड होने चाहिए, उनको सॉल्यूशंस पता होने चाहिए। फोर्थ इज अप्रिशिएट योर कस्टमर्स। हमेशा अपने कस्टमर्स को अप्रिशिएट करिए, भगवान होते हैं कस्टमर्स आपके। बिना कस्टमर्स के किसी का बिजनेस कुछ भी नहीं है। कस्टमर्स आने बंद हो जाएंगे, अगले दिन से बिजनेस ठप हो जाएगा। फिफ्थ इज टेक कस्टमर फीडबैक एंड एक्ट ऑन इट। हमेशा अपने कस्टमर से पूछिए कि हम अपनी कंपनी में एज अ कंपनी, एज अ स्टोर, एज अ सर्विस कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। उस फीडबैक को लिखिए, उस फीडबैक पे एक्ट करिए, एंड देन टेल द स्पेसिफिक कस्टमर कि हमने आपकी इस फीडबैक पे एक्ट करा एंड वी हैव इम्प्रूव्ड आवर सर्विस और प्रोडक्ट। कस्टमर इतना इंप्रेस हो जाएगा आपसे, ही डेफिनेटली कम बैक अगेन एंड ब्रिंग हिज फ्रेंड्स टू। ये फिफ्थ इज रेवेन्यू स्ट्रीम। तो रेवेन्यू स्ट्रीम क्या होता है? वेरियस सोर्सेज फ्रॉम विच अ बिजनेस अर्न्स मनी फ्रॉम द सेल्स ऑफ गुड और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। अब आपका रेवेन्यू स्ट्रीम क्या होने वाला है, आपको पैसा आएगा कहाँ से? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम्स मेनली, 4 तरह की रेवेन्यू स्ट्रीम्स होती हैं। फर्स्ट इज ट्रांजैक्शन, कि कस्टमर ने आपको डायरेक्टली पे कर दिया, आप अपनी शॉप पे प्रोडक्ट को बेच रहे थे, फॉर जैसे कि बेकरी, वो आया, आपने आपका केक खरीदा और डायरेक्टली आपको केक के लिए पे कर दिया, तो वो हो गया ट्रांजैक्शन। ये सबसे बेसिक है, सबसे डायरेक्ट है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला रेवेन्यू स्ट्रीम है। सेकेंड इज प्रोजेक्ट। तो रेवेन्यू को छोटे छोटे पेमेंट्स में बांट दिया जाता है जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, मैंने एक सॉफ्टवेयर बना के देना है, मैंने उस सॉफ्टवेयर के लिए एक स्पेसिफिक पर्सन से 2 लाख रुपीज चार्ज करें, तो अब उस 2 लाख रुपीज को 50,000 की 4 पेमेंट्स में बांट दिया जाएगा। सो दिस इज अ प्रोजेक्ट बेस्ड रेवेन्यू स्ट्रीम फॉर सर्विस। तो रेवेन्यू इज बेस्ड ऑन टाइम इंस्टेड ऑफ फिजिकल प्रोडक्ट। तो फॉर एग्जांपल, आपने एक वेब डेवलपर हायर करा, तो लॉयर हायर करा, लॉयर इज अ बेटर एग्जांपल। लॉयर हायर करा, अब लॉयर आपसे उस चीज़ के तो पैसे नहीं लेगा ना कि मैं इतनी लाइंस बोलूँगा आपके लिए या मैं आपके लिए लड़ने जा रहा हूँ तो आप मुझे एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी दे देना, नहीं। लॉयर्स यूजली चार्ज ऑन आर्ली बेसिस। वो आपसे 1 घंटे के हिसाब से मांगेगा कि मैं 1 घंटे का 1,000 लूँगा, मैं 1 घंटे का 2,000 लूँगा, मैं 1 घंटे का 500 लूँगा। तो ये है सर्विस बेस्ड रेवेन्यू स्ट्रीम। इसमें जो रेवेन्यू है वो आपको फिजिकल प्रोडक्ट से नहीं आ रहा है, आपका प्रोडक्ट नहीं है कोई, तो आपकी सर्विस से आ रहा है, आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो कस्टमर को, उससे आ रहा है, कितने टाइम के लिए प्रोवाइड कर रहे हो, आपकी स्ट्रीम, रेवेन्यू स्ट्रीम उससे बन पा रहा है। फोर्थ इज रिकरिंग, जैसे कि आप नाम से समझ सकते हो, ऑन गोइंग पेमेंट्स। आपने कोई सब्सक्रिप्शन लिया है, नेटफ्लिक्स फॉर एग्जांपल, नेटफ्लिक्स का आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन आपको हर महीने पे करना पड़ता है। रेवेन्यू स्ट्रीम को पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सी रेवेन्यू स्ट्रीम में काम करने वाले हैं, वो ट्रांजैक्शन, प्रोजेक्ट, सर्विस या रिकरिंग पॉइंट बात है। जैसे आप सुबह 6 पॉइंट इज की रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। सो की रिसोर्सेज में बहुत कुछ आता है, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज। ह्यूमन वही लिखा है, फिजिकल रिसोर्सेज सच एज रॉ मटेरियल, बिल्डिंग, व्हीकल, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज फैसिलिटी, मशीन एंड फैक्ट्रीज। तो रॉ मटेरियल, बिल्डिंग, कोई आपको वेयर हाउस चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको ट्रांसपोर्ट करना है, एक माल अपना यहाँ से वहाँ भिजवाना है, स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए, मशीन चाहिए आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए, फैक्ट्री सेटअप करनी है आपने, ये सब कुछ फिजिकल रिसोर्सेज में काउंट होता है। ह्यूमन रिसोर्सेज सच एज टैलेंटेड इंजीनियर, मार्केट एक्सपर्ट्स। अब आपको एक प्रोडक्ट बनाना है, उसके लिए आपको एक इंजीनियर की जरूरत है, तो वो आपका ह्यूमन रिसोर्स होगा। आपको प्रोडक्ट को मार्केट में निकालना है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पहुंचाना है,
मैं आपको बता रहा हूँ हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में आपको प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाना है, उसके लिए आपको मार्केटिंग एक्सपर्ट्स की जरूरत है, जिनका काम ही ये होता है दैट दे डिस्ट्रीब्यूट योर प्रोडक्ट इन द मार्केट। रिटेलर्स के पास, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, रीसेलर्स के पास, हर जगह आपका प्रोडक्ट पहुंचाएं। इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज आर या ब्रांड्स, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, पार्टनरशिप्स, कस्टमर डाटाबेसेस। आप कस्टमर डाटाबेसेस खरीद सकते हैं बाहर से, डाटा इजीली अवेलेबल। देन द फोर्थ इज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर योर कैश, योर क्रेडिट, आपकी इन्वेस्टमेंट, आपको आपकी जो कैश रिक्वायरमेंट है आपके बिजनेस के लिए, फ्यूचर के लिए, बैकअप के लिए, वो सब आपके पास अवेलेबल है या नहीं। ये की रिसोर्सेज को आप चारों को लिख लीजिए। की रिसोर्सेज आपके चारों ही टिक मार्क होने चाहिए। आप इनको अकेले अकेले को बैठ के टिक मार्क करें, मेरे फिजिकल रिसोर्सेज पूरे हैं, मेरे ह्यूमन रिसोर्सेज पूरे हैं, मेरे इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज पूरे हैं, मेरे फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी पूरे हैं। जब तक आप ये चारों की रिसोर्सेज पूरे नहीं करते, आप 7th पॉइंट में मूव मत कीजिएगा। 7th पॉइंट इज की पार्टनरशिप्स। तो मैं ये पिछली में बता रहा था की पार्टनरशिप्स में, अब पार्टनरशिप्स में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड को पार्टनर बना सकते हैं who you think would help in your business। तो refers to a network of suppliers and partners that make your business model work। तो कंपनीज यूजुअली पार्टनरशिप्स क्रिएट करती हैं बड़े बड़े सप्लायर्स के साथ, बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, ताकि उनका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में रुके नहीं। फॉर एग्जांपल टोयोटा ने मारुति सुजुकी के साथ पार्टनरशिप करी ताकि वो टोयोटा अपनी गाड़ी का जो मार्केट बेस है वो बढ़ा सके। और तो की पार्टनरशिप्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर दूंगा। स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बिटवीन टू नॉन कॉम्पिटिटर्स। तो दो ऐसे लोग जो कंपटीशन में नहीं थे बट अब वो एक थर्ड मार्केट में जाना चाहते हैं एज अ पार्टनर्स, तो दैट इज अ वेरी गुड स्ट्रेटेजिक अलायंस। कि आपकी एक्सपर्टाइज है एक प्रोडक्ट में, दूसरी कंपनी की एक्सपर्टाइज है दूसरे प्रोडक्ट में, तो यू बोथ वर्क टुगेदर टू मेक अ थर्ड प्रोडक्ट जो थर्ड मार्केट में जाएगा। तो अब आपको दोनों कंपनीज को अब 3 जगह से इनकम आ रही है। सो दैट इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजिक अलायंस, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन टू कॉम्पिटिटर्स। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, मारुति सुजुकी और टोयोटा, उन्होंने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करी ताकि वो मार्केट को टेक ओवर कर सके, अच्छे प्रोडक्ट्स दे सके जो अच्छा परफॉर्म करे मार्केट में, ताकि वो मार्केट उनके कैप्चर में आ जाए। जॉइंट वेंचर्स टू डेवलप अ न्यू बिजनेस। यूजली फॉर एग्जांपल एक रिटेल शॉप है जिसके स्किन केयर प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे बिकते हैं, सेकंड रिटेल शॉप है जिसके हेयर केयर प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे बिकते हैं। तो वो दोनों अब अगर इकट्ठे हो जाए, लाइक बिग रिटेलर्स, वो इकट्ठे हो जाए एंड वो खुद की मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करके खुद का स्किन केयर एंड खुद का हेयर केयर लॉन्च कर दे, सो दैट वुड बी अ ग्रेट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। वो अब अपने प्रोडक्ट्स अपने ब्रांड के अंदर अपनी रिटेल शॉप्स पे बेच सकते हैं। तो दैट इज अ जॉइंट वेंचर टू डेवलप अ न्यू बिजनेस। उन्होंने एक नया बिजनेस सेटअप करा कि वो अपने ब्रांड को मार्केट में ले आए, इंस्टेड ऑफ सेलिंग समवन एल्स ब्रांड, किसी और के ब्रांड को बेचने की जगह अब वो अपना ब्रांड बेच रहे हैं। बायर सप्लायर रिलेशनशिप टू एश्योर रिलायबल सप्लाईज। तो ये बायर सप्लायर नहीं होना चाहिए था, शायद यहाँ सेलर सप्लायर होना चाहिए। तो बायर सप्लायर रिलेशनशिप इज सेलर सप्लायर रिलेशनशिप इज कि सेलर को जरूरत होती है कि उसका प्रोडक्ट मार्केट में जाए, तो वो सप्लायर बड़े सप्लायर्स के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं, क्योंकि अगर सप्लायर को अपना फायदा दिखेगा प्रोडक्ट के अंदर तो ही वो प्रोडक्ट को मार्केट में बेचेगा। ऐसे तो उसको कोई फायदा ही नहीं है, वो कहेगा मैंने क्या करना है, मेरे पास 10 प्रोडक्ट और है, मैं ये बेच लेता हूँ जिसमें मेरी पार्टनरशिप है। तो अगर उसको एक 11वां प्रोडक्ट मिलता है जिसमें उसकी पार्टनरशिप है, उसको बेच के उसको भी प्रॉफिट्स आएंगे, उसको भी कमीशन आएगा, तो ही वो जोर लगाएगा उस प्रोडक्ट पे। तो कई बार कुछ सप्लायर्स के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ती है जस्ट टू अश्योर द रनिंग गुड रनिंग ऑफ बिजनेस। तो वो हम गिन सकते हैं की पार्टनरशिप। ये की पार्टनरशिप्स की जो आपको ज़रूरी है देख लेना आप एक बार। ज़रूरी नहीं है आप अपना बिजनेस पार्टनरशिप में ही शुरू करो, आप बिजनेस को अकेले भी शुरू कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है आपको पार्टनरशिप की ज़रूरत है। आप खुद ही अगर अपने रिसोर्सेज को पूरा कर सकते हो तो आपको किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी सारा कुछ चैनल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। बस हार्ड वर्क चाहिए, स्मार्ट वर्क चाहिए, सब कुछ कंबाइन करके एक प्रॉफिटेबल बिजनेस सेटअप कर सकते हो आप। सो द नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्ट एस्टिमेट। ये आप नाम से समझ गए होंगे कि पूरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसकी फैक्ट्री सेटअप करनी है, सर्विस को बनाने के लिए क्या लोग चाहिए, कैसी सर्विस देनी है, जो भी प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो आप पहले से अभी से लिख के रख लें, उसको बैठें सोचें आपका खर्चा कहाँ कहाँ होगा, कैसे कैसे होगा, कहाँ कहाँ पैसे देने हैं,
कहाँ पैसे बाद में दे सकते हो, कहाँ पे पैसे और उससे बाद में देने पड़ेंगे, वो सारा कुछ आपको बैठ के अभी लिख लेना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कॉस्ट एस्टिमेट करने के मेन मेथड्स। तो सबसे पहला है एक्सपर्ट जजमेंट। द क्विकेस्ट involves asking expert people or groups to provide insight. जिसमें use data on past projects also. तो आप किसी एक्सपर्ट से पूछें कि क्या कैसे आपकी कॉस्टिंग आप रिड्यूस कर सकते हो। जो ऑलरेडी बिजनेस में आपके फ्रेंड है अच्छे, वो आपको बता पाएंगे कि आप अपने बिजनेस की कॉस्टिंग कम से कम कैसे कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं। Second is parametric estimating. Use statistical information about the relationship between variables and may use an algorithm to map past projects data into current plans. तो पहले की स्टैटिस्टिक्स देखे आप लोगों की कंपनी की, पहले लोग किस तरह से काम करते आए हैं, लोगों के डाटास देख सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल होता है इंटरनेट पे कि उन्होंने अपना प्रोडक्ट को चलाने के लिए क्या यूज़ करा, क्या चैनल्स यूज़ करे, क्या टेक्निक्स यूज़ करी। एनालॉगस एस्टिमेटिंग, तो ये मैं कह सकता हूँ कि आप अगर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बना रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कीबोर्ड का एग्जांपल ही कंटिन्यू रखूंगा, मैं इसको स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे तरीके से। आपने कीबोर्ड बना लिया है, तो बनाया नहीं है, लाइक यू वांट टू मेक इट, आप कॉस्ट एस्टिमेट्स करोगे इसकी, तो कीबोर्ड को बनाने के लिए उसका आउटर जो स्ट्रक्चर है वो लगेगा, अंदर जो इसके पार्ट्स डलते हैं, जो भी चिप्स डलनी है, जो भी बोर्ड्स डलने हैं, वो सारे आपके विद इन इस कॉस्ट में आएंगे। जो भी आपकी कीज लगनी है, या ब्लूटूथ कीबोर्ड बना रहे हो आप, ठीक है, जो उसके लिए कनेक्शन सेटअप लगना है, वो सारा कुछ आप कॉस्ट में कैलकुलेट करोगे। उसमें आपका जो फैक्ट्री सेटअप है वो आएगा, उसमें जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है, आपके लोगों की सैलरीज आ रही हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पे कोई खर्चा हो रहा है, वो सारा कुछ इसमें कवर होगा। कॉस्ट एस्टिमेट हमेशा आपको लेके चलना है। यूजली लोग सब कुछ कर देते हैं, कॉस्ट एस्टिमेट नहीं देते हैं, जिसकी वजह से बहुत टेरिबली बिजनेस में लॉसेज हो जाते हैं। नाइन्थ पॉइंट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो जैसे ही आपकी कंपनी, मैं पता कॉस्ट एडवांटेज अटकर व्हेन अ कंपनी इंक्रीजेस देयर सेल ऑफ प्रोडक्शन एंड बिकम्स मोर एफिशिएंट। तो आपकी फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्ट बेच रहे थे, वो प्रोडक्ट बहुत अच्छे से बिकने लग गया है, तो अब उस प्रोडक्ट की आपको मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी पड़ रही है। आपको हमेशा सोच के रखना है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो, अगर मैं ये कीबोर्ड बना रहा हूँ, तो कल को ये कीबोर्ड के एक दिन में 1 लाख पीसेस बिकने लग जाते हैं, सो मेरी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। मुझे एक दिन में अगर 1 लाख पीस बिक रहा है, तो मुझे 1.5 लाख बनाना पड़ेगा, कल को वो और बढ़ेगा। तो अब वो 1.5 लाख पीस बनाने पे, अगर मैं पहले 1000 पीस बना रहा था एक दिन में, मेरी कॉस्टिंग 100 रुपीज़ की थी, तो क्या अब वो 1 लाख पीस बनाने पे मेरी कॉस्टिंग 50 रुपीज़ हो सकती है? काफ़ी। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज और इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो ये रेफर करता है कि आपने विद इन फर्म अंदर ही अपनी प्रोडक्ट मशीन्स बढ़ा ली, या अपना स्टाफ बढ़ा लिया, या एनीथिंग विद इन द फर्म कर लिया आपने, ताकि आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए और आपकी जो कॉस्ट है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो कम हो जाए। सेकेंड इज एक्सटर्नल इकोनॉमिक ऑफ स्केल, कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से, एक्सटर्नल हमेशा बाहर से आता है। मैं इसका एग्जांपल ही दे सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने बोला कि दे वांट टू इंक्रीज स्टील प्रोडक्शन, और स्टील प्रोडक्शन बढ़ानी है, तो अब वो सारे फैक्ट्रीज जो भी स्टील प्रोड्यूसर्स हैं उनको बोलेंगे कि जो भी 10,000 से ज़्यादा कस्टमर्स को एम्प्लॉय करता है अपनी फैक्ट्रीज में, वो उसको 20% टैक्स ब्रेक दे देंगे। तो आप क्या करेंगे, अगर आप स्टील प्रोड्यूस करते हैं, आप कोशिश करेंगे कि आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाए, आपके पास 10,000 से ज़्यादा वर्कर्स अब काम करते हो, ताकि आप जो टैक्स ब्रेक है 20% प्रॉफिट, सीधा ये एक ही बात होगी, आपको 20% टैक्स ब्रेक मिलेगा, तो मतलब आपका 20% प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। बिजनेस में यूजली लोग इंटरनली इंक्रीज करते हैं अपनी इकोनॉमीज। सो द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज टैक्स प्लानिंग। सो मैं इसको लिखना भूल गया शायद ऊपर। तो फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर टैक्स एफिशिएंसी, इट एम्स टू रिड्यूस वंस टैक्स लायबिलिटी एंड ऑप्टिमली यूटिलाइज टैक्स एग्जेम्पशंस, टैक्स रिबेट्स एंड बेनिफिट्स एज मच एज पॉसिबल। तो बेनिफिट क्या होगा टैक्स प्लानिंग के, टू मिनिमाइज लिटिगेशन। अगर आप टैक्स को ढंग से प्लान करके चलते हैं, टैक्स को आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाने देते हैं, टैक्स पे करते हैं टाइम पे, तो कभी भी आपके ऊपर क्वेश्चन नहीं होगा। अगर आप टैक्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो आपको पता है रेट बढ़ती है ना, तो ये वही है। तो टैक्स
के साथ कोई छेड़छाड़ मत कीजिए, हमेशा टैक्स को ढंग से प्लान करके चलिए, पहले पे करके चलिए, टैक्स का हमेशा ध्यान रखिए ताकि आपको रिड्यूस टैक्स लायबिलिटीज। एवरी टैक्स पेयर विशेस टू रिड्यूस द टैक्स बर्डन एंड सेव मनी फॉर द फ्यूचर। तो हमेशा गवर्नमेंट कुछ ना कुछ एक्ट्स निकालती रहती है जिससे लाइक इंफॉर्मेशन, जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 का, एक साउंड जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गवर्नमेंट रिकमेंडेड जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ताकि जो आपका टैक्स आप पे करते हैं एंड जो आप उस इन्वेस्टमेंट से अर्न करोगे वो आपका इक्वलाइज्ड रहे। आपको अपनी पर्सनल इनकम में से जो आप बहुत मेहनत से कमाते हैं, आपको उसमें से टैक्स पे ना करना पड़े, आपके ऊपर बर्डन ना आए टैक्स का। वो बर्डन आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स आपने किए, फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड्स जो गवर्नमेंट बहुत हाईली रिकमेंड करते हैं, आपके जो उसमें से रिटर्न्स हैं वही आपके टैक्स को पे कर दिया करें। टू इंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आप टैक्सेस पे करेंगे तो कंट्री की बेटरमेंट पे लगेगा वो पैसा, रोड्स बढ़िया होंगी, बिल्डिंग्स और अच्छी होंगी, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और अच्छी, गवर्नमेंट का जो वर्किंग स्केल है वो बढ़ेगा। तो टैक्स पेयर का जो मनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कंट्री के लिए। टू लेवरेज प्रोडक्टिविटी इज द फोर्थ पॉइंट। तो चौथा पॉइंट है कि आप टैक्स प्लानिंग से अलग अलग इनकम जनरेटिंग चीज़ें शुरू कर सकती है गवर्नमेंट। तो आप, गवर्नमेंट के पास खुद का कुछ ऐसे अर्निंग तो होती नहीं है, दे अर्न फ्रॉम द टैक्स। तो हमेशा गवर्नमेंट कोशिश करता रहता है कि वो आपकी जो टैक्स मनी है उससे एक नई चैनल शुरू कर सके जिससे अर्निंग शुरू होगी कंट्री को, तो कंट्री उस पैसे को बेटरमेंट में लगाएगी, जिससे और लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी, आपके लिए भी अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी, कंट्री का जो स्टेबिलिटी है वो तो आएगा ही आएगा। तो दिस वाज ऑल गाइस, सो सब्सक्राइब आवर चैनल नाउ। मैं और वीडियोस डालता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो मेरी ट्रेनिंग भी होगी, मैं आपको बहुत एक मैंने अच्छा टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों के लिए क्रिएट करके रखा हुआ है। सो वो वीडियो मैं अप्रॉक्स 1 to 2 डेज में अपलोड कर दूंगा। बाकी आप अभी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। एंड क्रिप्टो की जो अपडेट्स हैं एंड यूएसडी की अपडेट कर रहे कहीं मैं डाल नहीं पाया, आई वाज लिटिल बिजी यस्टरडे, मैं वो भी आज ही डाल दूंगा शॉर्ट्स में। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। थैंक यू।